अध्याय 1321। हाँ, कम बात करो। टोंग क्यूक ने गहरी आवाज में उसे रोका। एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुँच गया हूँ। मैं जल्दी सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहा हूँ। ऐसा क्यों? थाम बोई जुएन को समझ नहीं आता। टोंग कुक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है। टोंग कुक ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा, मैं थक गया हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम काम पर वापस जाओ। टोंग क्यूक को ऐसा लगा जैसे अब उसके पास थाम बोई जुएन का सामना करने के लिए कोई मौका नहीं है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी का व्यक्तित्व ऐसा होगा। जब वह छोटे थे तो काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए अपने परिवार पर कम ध्यान देते थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सचमुच इसका अफसोस होता है। यदि वह अपने परिवार और बेटी पर ध्यान देने में थोड़ा और समय बिताता तो उसे निश्चित रूप से जल्दी पता चल जाता, ताकि वह अपनी बेटी को सही कर सके। थाम बोई जुएन को पता था कि टोंग कुक के अपने विचार थे, इसलिए उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, फिर मैं जाऊंगा। उसने दरवाजा धक्का दिया और बाहर चला गया। बोई जुएन, यदि आप यह नहीं कहेंगे तो मैं आपकी इस दयालुता को याद रखूंगा। जैसे ही थाम बोई जुएन बाहर जाने वाले थे, टोंग कुक अचानक बोले। थाम बोई जुएन ने उसे थाम ना हिने की कहानी के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। वह सब कुछ समझ गया। थाम बोई जुएन ने कहा, यह कुछ भी नहीं है। भले ही उसके और टोंग क्यूक के बीच भावनाएं घनिष्ठ न हों, फिर भी वह इसे लापरवाही से नहीं कहेगा। टोंग कुक बिना बताए अपनी गरिमा जानता है। जब काम से निकलने का समय हुआ तो थाम बोई जुएन ने काम छोड़ने से पहले आज के काम की व्यवस्था पूरी कर ली। जब वह घर पहुंचा, तांग डू ने मेज पर रखी चीजें साफ कर दी थी और जो गंदे कपड़े उसने बदले थे वे भी धो दिए गए थे और बालकनी पर सूख रहे थे। मेज पर आधा सेब था जो अभी तक खाया नहीं गया था। टीवी अभी भी चल रहा था और एक किताब जमीन पर गिरी हुई थी। टैंग डू सोफे पर लेटा हुआ था, एक तकिए को गले लगाकर गहरी नींद में सो रहा था। थाम बोई जुएन हल्के से उसकी ओर बढ़े। उन्होंने जमीन पर पड़ी किताब उठाई और टीवी बंद करने के लिए मेज से रिमोट उठाया। हमेशा आवाज रहती थी, इसलिए जब आवाज अचानक बंद हो गई, तांग डू तुरंत जाग गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे अस्पष्ट रूप से एक आकृति दिखाई दी। वह उठ बैठी, अपनी आंखें मलीं और समय देखने के लिए घड़ी की ओर देखा। तुम कब वापस आए? उसने पूछा। अभी आया। थाम बोई जुएन सोफे पर बैठ गए। टैंग डू को उसका फोन मिला। उसने समय देखा और चिल्लाकर बोली, क्या पहले ही इतनी देर हो चुकी है? उसने अपना फोन मेज पर रखा, फिर चाय की मेज पर रखा वह सेब उठाया जिसे उसने आधा चबाया था और कूड़े में फेंक दिया। वह अभी भी अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी। उस सेब की दुकान के मालिक ने मुझे बताया कि यह सेब बहुत मीठा था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि यह बिल्कुल भी मीठा नहीं है, यह और भी सख्त है। यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। अगली बार मैं सेब खरीदने के लिए उस दुकान पर नहीं जाऊंगा। वह मालिक एक घोटालेबाज है। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसका चिड़चिड़ा रूप बहुत प्यारा था और उसमें कुछ गर्म, पारिवारिक भावनाएं थी। टैंग डू को समझ नहीं आया कि वह किस बात पर हंस रहा है, इसलिए उसने पूछा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? उसने सोचा कि थाम बोई जुएन उस पर हंस रहा था, इसलिए उसने पूछा। थाम बोई जुएन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हंस नहीं रहा हूँ। तुम हंसे। तांग डू के दिल में उसने सोचा, मैं एक अंधा व्यक्ति नहीं हूँ। आप अभी स्पष्ट रूप से हंस रहे थे। उसने कहा, आप अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। थाम बोई जुएन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं देख रहा हूँ
कि आप उदास हैं। यह सिर्फ एक सेब है। अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो आप फल की दुकान के मालिक को भी इसमें खींच लेंगे। अगर केवल एक सेब है तो यह स्वादिष्ट नहीं है। अगर मैं इसे चुनूं तो क्या होगा? यह उचित प्रतीत होता है, परंतु यह अनुचित भी लगता है। टैंग डू उसकी गोद में बैठ गया, दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और पूछा, तुम किसकी तरफ हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम उस फल की दुकान के मालिक का पक्ष ले रहे हो? थाम बोई जुएन ने पूछा, क्या गलत है? हाँ, साथ ही मुझे पूरा यकीन है। टैंग डू ने शर्म से कहा, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी तरफ हो या तुम उस फल की दुकान के मालिक की तरफ हो? थाम बोई जुएन 8230। अध्याय 1322। वह उस फल की दुकान के मालिक से भी नहीं मिला है, उसके पक्ष में होना तो दूर की बात है। मैं आपके पक्ष में हूँ। थाम बोई जुएन ने उसकी कमर दबा दी। टैंग डू ने कहा, तो फिर मैं आपको इसे साबित कर दूं। थाम बोई जुएन ने गंभीरता से पूछा, इसे कैसे साबित करें? टैंग डू ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, मुझे चूमो। थाम बोई जुएन 8230। यह कानूनी है। टैंग डू ने उनसे संपर्क किया। यदि आप दूसरों को आपको इस तरह देखने देंगे तो वे आप पर हंसेंगे। आप किस पर हंस रहे हो? वे आप पर हंसते हैं। भूल जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। टैंग डू ने जानबूझकर इसका आधा हिस्सा कहा और फिर उसकी रुचि जगाने के लिए रुक गया। थाम बोई जुएन, बोलो। टैंग डू ने अपना सिर हिलाया। मत कहो। थाम बोई जुएन, आइए बात करना बंद करें। टांग डो 8230। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मस्तिष्क असामान्य है या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह असामान्य है? क्या थाम बोई जुएन को इस समय कुछ नहीं कहना चाहिए? यदि आप यह नहीं कहेंगे तो मैं आपको गुदगुदी करूंगा या आपको चूमूंगा या कुछ और। जब आपकी बारी थी तो आपने स्क्रिप्ट क्यों बदल दी? टैंग डू ने आंख मारते हुए कहा, क्या यह आदमी मंगल ग्रह से आया है? उसे यह भी संदेह होने लगा कि यह व्यक्ति पुरुष नहीं है। थाम बोई जुएन, यदि आप ऐसे हैं तो अन्य लोग सोचेंगे कि आप सामान्य नहीं हैं। थाम बोई जुएन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप सामान्य क्यों नहीं हैं? आप एक सामान्य आदमी की तरह नहीं हैं। टैंग डू उसके करीब झुक गया और थाम बोई जुएन के कान में धीरे से फुसफुसाया, दूसरों को लगेगा कि तुम एक आदमी नहीं हो। बोलना समाप्त करने के बाद टांग डू जल्दी से भाग गई, लेकिन थाम बोई जुएन के नौकर ने तुरंत उसकी कमर पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। टैंग डू उसकी बाहों में आ गया। 8221। टैंग डू का सिर थाम बोई जुएन की छाती को छू गया। उसने अपना माथा पकड़ लिया, उसकी बाहों में लेट गई, अपना सिर उठाया और हंसी, भयभीत होने का नाटक करते हुए कहा, मैं गलत थी। कोई भी पुरुष यह स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई महिला उसे बताए कि वह पुरुष नहीं है। इसका संबंध पुरुष गरिमा से है। थाम बोई जुएन के चेहरे पर भाव कठोर हो गए। मुझसे कहा गलती हुई। टैंग डू ने अपना सिर नीचे किया और अपनी उंगलियां घुमाईं। वह फुसफुसाई, मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि तुम एक पुरुष हो। थाम बोई जुएन 8230। टैंग डू को एहसास हुआ कि उसने फिर से कुछ गलत कहा है, इसलिए उसने तुरंत खुद को सुधारा। आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं एक आदमी नहीं हूँ। थाम बोई जुएन 8230। चाहे आप इसे कैसे भी सुने, यह वाक्य बिल्कुल सही क्यों नहीं है? तो आप मुझसे माफी कैसे मांगेंगे? थाम बोई जुएन के चेहरे पर भाव गंभीर थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह उबल रहा था। टैंग डू ने उसके शरीर को इस तरह मोड़ दिया कि उसका पूरा शरीर उसकी बाहों में दब जाए। उसने धीमी आवाज में कहा, आप मुझसे जो चाहें, मैं माफी मांग लूंगी। इससे आप निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। इस समय वह आज्ञाकारी और आज्ञाकारी थी, जिससे थाम बोई जुएन को नहीं पता था कि क्या करना है।
उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, आज आप यहीं रुकें। तांग दू 8230। हे भगवान, थाम बोई जुएन ने उसे रात भर यहाँ रखने की पहल की। ऐसा नहीं है कि आपने गलत सुना है ना? या आपने गलत कहा? अध्याय 1323। आप आपने आपने क्या कहा? टैंग डू का चेहरा उत्साह से भरा था, लेकिन अंदर से वह तनावग्रस्त थी। हालांकि थाम बोई जुएन के सामने उसने बहुत खुलकर अभिनय किया। आखिरकार यह पहली बार था। मैं थोड़ी घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन जितना अधिक मैं इंतजार करता हूँ, उतना ही अधिक मैं इसके लिए तत्पर रहता हूँ। थाम बोई जुएन को अब भी लगा कि उसने उसे डरा दिया है। उसने पलकें झपकाईं। मैंने कहा कि तुम्हें आज रात यहीं रुकना चाहिए। तांग डू को डर था कि वह अपना मन बदल लेगा, इसलिए उसने जल्दी से बढ़ा चढ़ाकर कहा और थाम बोई जुएन को यह बताने के लिए इसे एक बार दोहराया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। थाम बोई जुएन ने कहा, यदि आप अभी भी तैयार नहीं हैं, तो चले जाए। मैं तैयार हूँ, तांग डू ने जल्दी से कहा। टैंग डू ने अपना चेहरा उसकी छाती पर दबाया। अगर मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए पंजीकरण नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी महिला बनना चाहती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना सिर उठाया। उसकी काली आंखें साफ पानी की धारा की तरह चमक रही थी, जो रोशनी से जगमगा रही थी, जैसे उनमें चमकते सितारे चमक रहे हों। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मैं हमेशा दोषी महसूस करती हूँ। थाम बोई जुएन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्यों? तांग डू ने अपने होंठ भींचे। उसने कहा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए परेशानी खड़ी कर रही हूँ। उसकी वजह से उसकी निंदा की गई। थाम बोई जुएन ने तांग डू की पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी और कहा, इन चीजों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना मामला है। टैंग डू को पता था कि वह उसे सांत्वना दे रहा है। उसने अपना सिर उठाया और थाम बोई जुएन की ठुड्डी को चूमा। कुछ हद तक अस्वाभाविक रूप से पूछा, आज रात हमें क्या खाना चाहिए? 1 मिनट रुकिए, जब टू ट्राम यहाँ आएगी और हम साथ में अस्पताल जाएंगे, थाम बोई जुएन ने कहा। टैंग डू को अचानक एहसास हुआ कि आज उसने कहा था कि उसे लाम टू ला देखने के लिए अस्पताल जाना है। वह जल्दी से थाम बोई जुएन की गोद से उठ गई। जब हम अस्पताल जाएंगे तो हमें कुछ खरीदना होगा। हालांकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, यह बुनियादी शिष्टाचार है। तांग डू ने थाम पेई जुएन को खींच लिया। थाम बोई जुएन ने सहयोग किया और उसके पीछे चलने के लिए खड़ा हो गया। टैंग डू ने हंसते हुए कहा, आपको चीजें खरीदने के लिए भुगतान करना होगा। मुझे आपके पैसे बचाने होंगे। थाम बोई जुएन ने कहा, हाँ। टैंग डू अपने गंदे बालों को फिर से साफ सुथरा ढंग से बांधने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने थाम बोई जुएन के साथ घर छोड़ने से पहले अपना चेहरा धोया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, ट्राम की कार भी आ गई। उसने कार का दरवाजा नीचे किया और पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? टैंग डू ने थाम बोई जुएन का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रहे हैं, आप हमारे साथ आएं। चीजें खरीदने के बाद हम एक साथ अस्पताल जाएंगे। ट्राम ने टैंग डू की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे उत्तेजित करना चाहते हैं? टैंग डू ने कहा, नहीं। आप जा रहे हैं या नहीं? ट्राम ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन तुम दोनों भुगतान करो। मैं सामान गिरवी रख दूंगा। मुझे लगता है कि यह सुंदर है। तांग डू ने थाम बोई जुएन को खींचा और तेजी से चल दिया। ट्राम ने अपनी जीप चटकाई और कहा, यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप प्यार कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। टैंग डू ने कहा, आपको ईर्ष्या हो रही है। ट्राम के लिए 8230। आधे दिन बाद उसने चुपचाप 2 शब्द बोले, घृणित। यदि आप इसे देखते हैं, तो इसे जोर से न कहें, यह शर्मनाक होगा।
क्या आप जानते हैं? वे हंसे, बातें की और एक साथ सुपरमार्केट गए। सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद ट्राम ने कहा, हमारे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है ना? टोंग ट्रियन बाघ के पास इतना पैसा है कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। टैंग डू ने थाम बोई जुएन को नाश्ते के रेस्तरां की ओर खींच लिया। यह बुनियादी शिष्टाचार है। इसका पैसे होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी जेबों में हाथ डाला और उन दोनों के पीछे चला गया। उसे लगा जैसे वह असभ्य हो रहा है। यदि आप शांति में हैं, तो उनका अनुसरण क्यों करें? दो लोगों की अंतरंग उपस्थिति को देखकर ट्राम को अपने दिल में बहुत दुख और कड़वाहट महसूस हुई। दुकान में सभी केक हाथ से बने हैं। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, आपको एक मीठी सुगंध महसूस होगी। अध्याय 1324। हालांकि तांग डू ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी उसने समाज में जल्दी प्रवेश किया और बहुत सी बातें सुनी और देखीं। उसने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में भूख लगना आसान होता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भ्रूण बहुत सारा पोषण अवशोषित करता है। एक छोटा, नाजुक केक खरीदने से भी आपको पोषण मिल सकता है, जिसे खाने के लिए आपका मन करता है। टैंग डू ने उत्तम केक के कई टुकड़े चुने और स्वाद भी स्वादिष्ट था। बाहर निकले तो गेट के बाहर फूलों की दुकान दिखी तो उन्होंने फूलों का एक और गुलदस्ता खरीद लिया। थाम बोई जुएन ने गाड़ी चलाई और वे एक साथ अस्पताल गए। 8221। इस बड़े अस्पताल का मतलब है कि आपको मेडिकल जांच के लिए पंजीकरण कराने के लिए दिन के दौरान लाइन में लगना होगा। शाम के समय बहुत कम लोग होते हैं। एक बार जब वे अपनी कारें पार्क करते हैं, तो वे अस्पताल के वार्ड में और एक्सप्रेस लिफ्ट पर जाते हैं। ट्राम उन दो लोगों से बहुत दूर है। थाम बोई जुएन ने उनसे पूछा, क्या हमें कोई संक्रामक बीमारी है? तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? ट्राम ने हंसते हुए कहा, आप दोनों बीमार नहीं हैं। उन्हें जहर दिया गया है। जब वह सुपरमार्केट में था, तांग डू ने हमेशा थाम बोई जुएन का हाथ पकड़ रखा था। यहाँ तक कि जब वह लिफ्ट में चढ़ गया, तब भी उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। इस तरह सेक्स का दिखावा 8230। क्या यह सिर्फ इतना है कि उसके दांत दुखते हैं, उसकी आंखें दुखती हैं, उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन वह केवल एक प्रशंसक हो सकता है। टैंग डू जोर से हंसा। ट्राम ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? टैंग डू ने कहा, मेरे लिए हंसना गैरकानूनी नहीं है, ट्राम के लिए। 8230। यह बच्चा भी बहुत तेज तर्रार है। डिंग ध्वनि के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और टू ट्राम सबसे पहले बाहर निकली। थाम बोई जुएन ने धीरे से कहा, बचपन। ट्राम ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर घूर कर देखा। अगर टैंग डू यहाँ नहीं होता, तो वह शाप दे देता। एक नज़र भी नहीं, बस उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना। क्या तुम उसे अब और जीने देना चाहते हो? मुझे तुरंत पता चल गया कि मैं उसे उकसा रहा हूँ। अस्पताल के कमरे में लैम टूला ने टोंग ट्रियन बाघ को आशा भरी निगाहों से देखा। बस एक बार, कृपया मेरी बात से सहमत हों। टोंग ट्रियन बाघ ने फिर भी इनकार कर दिया, नहीं, वे चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं। लैम टू लैप को गुस्सा आ गया। उसने उसे लात मारने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। बाहर जाओ, मुझसे थोड़ा दूर रहो। टोंग ट्रियन बाघ ने उसका टखना पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, अच्छे बनो, अब और परेशान मत करो। यदि नहीं, तो चलो कुछ और खाते हैं। मैं तुम्हारे लिए इसे खरीदने जाऊंगा। मैं और कुछ नहीं खाना चाहता। मैं सिर्फ सिचुआन मसालेदार हॉट पॉट खाना चाहता हूँ। वह यह भी जानती है कि वे चीजें उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं, लेकिन वह इसे खाना चाहती है, वास्तव में इसे खाना चाहती है। लैम टू लैप के लिए आवेगी होना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि वह आवेगी है, टोंग ट्रियन बाघ के पास कोई विकल्प नहीं है।
क्या यह ठीक है अगर मैं नानी वू से ऐसा करने के लिए कहूँ? टोंग ट्रियन बाघ ने उसके पैर थपथपाए। लैम टू लैप ने अपना सिर हिलाया। नानी वो वह स्वाद नहीं बना सकती। टोंग ट्रियन बाघ। 8230। नॉक नॉक। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। टोंग ट्रियन बाघ ने अपने पैरों को ढकने के लिए कंबल खींच लिया। उसने स्कर्ट पहन रखी थी। अब स्कर्ट बहुत ऊपर तक हो गई थी। उसकी जांघें पूरी तरह से खुली हुई थी। मुझे दरवाजा खोलने दो। टोंग ट्रियन बाघ उठ खड़ा हुआ। लैम टू लैप ने भी अभी अभी टोंग ट्रियन बाघ के सामने अपना आवेगपूर्ण रूप पुनः प्राप्त किया। चाहे वह कितनी भी मनमानी क्यों न करे, वह फिर भी समझती है कि क्या सही है और क्या सही है। इसके अलावा जब कोई आता था तो वह केवल टोंग ट्रियन बाघ के सामने अपना आवेगपूर्ण पक्ष दिखाती थी। हम यहाँ अपनी भाभी से मिलने आए हैं। टोंग ट्रियन बाघ ने दरवाजा खोला और टू ट्राम दरवाजे पर खड़ा था और उसने ऐसा कहा। उसने उन्हें अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। अध्याय 1325। क्या आप जानते हैं कि थाम बोई जुएन मुझे अपने साथ क्यों लाए? जैसे ही टू ट्राम अंदर आई, उसने कहा। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने बीन्स को पहले ही बता दिया था कि मुझे उन्हें बताने का मौका नहीं मिला। सो ट्राम ने तुरंत जानबूझकर उसे उकसाया। उसके दिल में वह बेहद निराश, ईर्ष्यालु और घृणास्पद था। कोई मौका क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है, या टोंग ट्रियन बाघ पहले ही पृथ्वी छोड़ चुका है। तो आप मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर सकते? टोंग ट्रियन बाघ ने शांति से टू ट्राम की ओर देखा। ट्राम ने तुरंत डर के मारे कहा, यह आप ही थे जिन्होंने पृथ्वी छोड़ दी। टैंग डू मुस्कुराई। उसे लगा कि टू ट्राम बहुत दिलचस्प थी। वह बात करना चाहती थी लेकिन फिर भी डरी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी चीजें थी और उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टोंग ट्रियन बाघ ने अपने हाथ में मौजूद वस्तु को देखा और सिर हिलाया। टैंग डू हल्के से कमरे में चला गया और लैम टू लैप मुस्कुराया और कहा, क्या आप यहाँ हैं? जब वे अंदर आए तो उसने यह सुना। टैंग डू ने कहा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, है ना? लैम टू लैप ने अपना सिर हिलाया। यह कोई परेशानी की बात नहीं है। जब आप तीनों आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन हर समय कमरे में रहना बहुत निराशाजनक होता है। टैंग डू मुस्कुराई। उसने खाना मेज पर रखा और कहा, जब हम पहुंचे हमने इसे खरीदा। हमें नहीं पता था कि आपको खाने में क्या पसंद है, इसलिए हमने बस इसे यादृच्छिक रूप से चुना। लैम टू लैप ने कहा, अब भूख लगना वाकई आसान है। मैंने सुना है कि इस स्तर पर भ्रूण परिपक्व हो रहा है, इसलिए यह बहुत सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। लैम टू लैप मुस्कुराई। तुम्हारे जैसी छोटी लड़की भी बहुत कुछ जानती है। टैंग डू मुस्कुराई और पूछा कि क्या उसे कुछ नाश्ता चाहिए। लैम टू लैप ऐसा कह सकता है। टैंग डू ने केक का डिब्बा खोला, एक नाजुक केक निकाला और लैम टू लैप को दिया, जबकि वह एक गिलास पानी डालने और मेज पर रखने चली गई। यह मीठी मिठाई खूबसूरती से पैक की गई थी। लैम टू लैप ने अपना कटोरा और प्लेट निकालकर एक चम्मच उठाया और अपने मुंह में डाला। यह बहुत मीठा नहीं था, लेकिन इसकी कोमलता में इसमें नींबू का तेज स्वाद था। टैंग डू बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आपने और थाम बोई जुएन ने शादी करने के लिए पंजीकरण कराया है। लैम टू ला की भोजन निकालने की गति एक पल के लिए रुक गई। उसने धीरे से तांग डू की ओर देखा, बहुत आश्चर्यचकित लग रही थी। टैंग डू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह इतना अचानक है? लैम टू ला ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। उसे बस यह देखकर आश्चर्य हुआ कि थाम बोई जुएन की हरकतें इतनी तेज थी। उन्हें डर था कि इसका मुझ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम पहले अपनी शादी का पंजीकरण कराने गए।
सौभाग्य से मैंने पहले ही पंजीकरण करा लिया, अन्यथा इससे उन्हें और अधिक परेशानी होती। टैंग डू ने कहा कि वह थोड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा है। क्या हुआ? लैम टू लैप ने पूछा। वह हर दिन अस्पताल में रहती थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता था। तांग डू ने थाम बोई जुएन पर किसी के आरोप लगाने के मामले को फिर से सरल शब्दों में रखा। लैम टू ला बहुत भ्रमित महसूस करता है। कोई उस पर आरोप क्यों लगाएगा? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सब खत्म हो गया है। बोलना समाप्त करने के बाद तांग डू को पछतावा महसूस हुआ। आपको लैम टू ला से इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। भाभी, ट्राम ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा। थम हुई जुएन और तांग डू ने पहले ही अपनी शादी का पंजीकरण करा लिया है। क्या आप जानते हैं? लैम टू लैप ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उन्हें हमें भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ट्राम से कहा। लैम टू लैप ने कहा, कृपया, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं हो सकता। उसकी वर्तमान स्थिति में डॉक्टर उसे बिस्तर से उठने भी नहीं देता था। भले ही वह थाम बोई जुएन को बहुत अधिक खून बहाना चाहता था और उसे स्वादिष्ट समुद्री भोजन खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता था, फिर भी वह इसे नहीं खा सकती थी। यह आसान है, ट्राम ने कहा। चलो किसी को यहाँ खाना लाने के लिए बुलाते हैं, ताकि आप इसे तुरंत खा सकें। अध्याय 1326। यह विचार काफी अच्छा लगता है। तो चलिए ऐसे ही निर्णय लेते हैं। आज थाम बोई जुएन ने हमें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। ट्राम ने बेहद उत्साह से बात की और थाम बोई जुएन से भोजन कमाने के लिए तैयार हो गया। हम हॉट पॉट खाए तो कैसा रहेगा? लैम टू लैप को लगा कि हॉट पॉट मसालेदार हॉट पॉट के समान था, और अगर टोंग ट्रियन बाख ने उसे इसे खाने नहीं दिया, तो कम से कम हॉट पॉट खाना ठीक नहीं होगा। टोंग ट्रियन बाख उसके पास आया और उसकी ओर देखा। उसने न देखने का नाटक किया, मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पी लिया। ट्राम ने कहा, यह भी सच है कि गर्म बर्तन की गंध बहुत तेज है। क्या इससे पूरे कमरे में बदबू आ जाएगी? वेंटिलेशन के लिए खिड़की खोल दे, ताकि हम बाहर खाना खा सकें, कमरे में नहीं। टैंग डू ने उसे उत्तर दिया। ट्राम ने सहमति व्यक्त की। आइए बस इस तरह निर्णय लें। वह जगह प्रदान करता है और मैं आखिरी डिश का ऑर्डर देने का प्रभारी हूँ, और थाम बोई जुएन भुगतान करता है। थाम बोई जुएन ने कहा, भले ही आप आज ड्रैगन मीट ऑर्डर करें, मैं अभी भी भुगतान कर सकता हूँ। ट्राम ने उसे घूर कर देखा। बस रुको, आज हमें उसे खून बहाने देना चाहिए। टैंग डू ने यह देखने के लिए रुका कि उसने क्या आदेश दिया था। ट्राम एक कदम पीछे हट गया। मुझसे थोड़ा दूर जाओ और अपने घर पर थाम बोई जुएन को ढूंढो। कोई भी कंजूस आदमी को पसंद नहीं करेगा। टैंग डू मुस्कुराया और मजाक किया। ट्राम के लिए 8230। मुझे नहीं चाहिए कि दूसरे लोग मुझे पसंद करें। टैन नहा को भी यह पसंद नहीं है। टैंग डू ने फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ट्राम के लिए 8230। बहुत देर तक उसे देखते हुए वह एक वाक्य कह सका। आप और आपके परिवार के थाम बोई जुएन वास्तव में स्वर्ग में बने जोड़े हैं। दोनों समान रूप से घृणित हैं। टैंग डू मुस्कुराया। मुझे भी लगता है कि वह और मैं एक अच्छे साथी हैं। ट्राम के लिए 8230। उसने महसूस किया कि उसे बहुत दुख हुआ है। तांग डू, तुम थाम बोई जुएन से नहीं सीख सकते, अन्यथा तुम बुरी आदतें सीख जाओगे। मुझे वह बदसूरत नहीं लगता। ट्राम के लिए 8230। वह अब और बात नहीं करना चाहता था, और फिर उसने ऑर्डर देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ खाने को है क्या भाभी? ट्राम ने अपना सिर उठाया और पूछा। लैम टू लैप ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं मछली के गोले, टोफू की खाल और समुद्री घास खाना चाहता हूँ। ट्राम के लिए 8230। उसने पलकें झपकाईं। क्या बस इतना ही है? कुछ अधिक महंगा ऑर्डर करने की आवश्यकता है?
क्या आप कुछ अधिक महंगा खाने की इच्छा के बारे में नहीं सोच सकते? लैम टू लैप बोला, मैंने नहीं कहा था कि आप कॉल करेंगे। ठीक है। सो ट्राम ने अपनी जीभ चटकाई, जिससे कुछ समझ में आने लगा। मैं हंस का खून खाना चाहता हूँ। टैंग डू ने यह देखने के लिए अपनी गर्दन फैलाई कि ट्राम ने क्या ऑर्डर किया है। ट्राम सोफे पर बैठी और पूछा, क्या आप खाने के लिए कुछ और चाहते हैं? टांग डू ने अपना सिर हिलाया। ट्राम ने उसकी ओर देखा, अपने पति के लिए पैसे बचा रही हूँ। टैंग डू थाम बोई जुएन के बगल में बैठ गया और उसके कंधे पर झुक गया। बेशक, जो मेरा है वह मेरा है। ट्राम ने उन्हें देखा और 1982 लाफाइट की एक और बोतल ऑर्डर करने का फैसला किया। यह उन दोनों के बीच सेक्स का दिखावा करने के अपराध की सजा है। अध्याय 1327। यदि टैंग डू को पता होता तो वह निश्चित रूप से थाम पेई जुएन से बहुत दूर होती। कमरे में टोंग ट्रियन बाक बिस्तर के सिरहाने खड़े हो गए और पूछा, क्या आप अब अधिक खुश हैं? लैम टू लैप ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपना सिर उठाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, अभी तक नहीं। तुमने अभी तक मसालेदार हॉट पॉट नहीं खाया है। टोंग ट्रियन बाक मुस्कुराई और उसके गाल पर चुटकी ली। तुम कब से इतने जिद्दी हो गए? मैं पहले से ही बहुत जिद्दी था, लेकिन अब तुम्हें इसका पता चला? लैम टू लैप हंसा। आपको खाना इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि यह आपके लिए अच्छा हो। मुझे पता है, उसने उसे टोकते हुए कहा। वह कैसे नहीं जान सकती कि वह यह उसकी भलाई के लिए कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि वह अचानक खाना चाहती थी। इसके अलावा उसने खाना भी नहीं खाया। इस समय शायद खाना यहीं लाया गया था क्योंकि हमने बाहर बहुत शोर सुना था। लैम टूला ने उसे गले लगाया। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। टोंग ट्रियन बाक ने कंबल उठाया। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। उसने अपना सिर खुजलाया। बहुत अच्छा नहीं, या मैं इसे आपके खाने के लिए आपके कमरे में ला सकता हूँ। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। गर्म बर्तन में खाना खाते समय सही स्वाद लेने के लिए सभी को एक साथ बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। भले ही उसने अभी तक दरवाजा नहीं छोड़ा हो, लेकिन अब बाहर जाने का मौका मिलना अच्छा है। फिर जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि सब कुछ पहले से ही रखा हुआ था। कॉफी टेबल में पर्याप्त जगह नहीं थी और उसे उसके बगल में एक नीची टेबल हटानी पड़ी। पहले से सुनसान पड़ा अस्पताल का कमरा अचानक जीवंत हो उठा। टैंग डू ने सोफे पर गद्दी उठाई ताकि टोंग ट्रियन बाक के लिए लैम टूला को सोफे पर रखना आसान हो जाए। ट्राम ने शराब की एक बोतल खोली। जब उसने ऑर्डर दिया तो उसने किसी से शराब का एक गिलास लाने के लिए कहा और जानबूझकर उस व्यक्ति से कहा कि उसे एक लंबा गिलास चाहिए। खोलने के बाद उसने पहले थाम बोई जुएन के लिए एक गिलास डाला और फिर इट्स टैंग डू की बारी। टू ट्राम के गुण के साथ टोंग ट्रियन बाक को तुरंत पता चल गया कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। हर किसी के लिए इस तरह उपस्थित होना और एक साथ इकट्ठा होना दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने उसे याद दिलाया, वहां बहुत ऊंचे मत बनो। ट्राम ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरा कमरे में कोई तमाशा बनाने का इरादा नहीं है। थाम बोई जुएन और तांग डू को आज हमारे सामने पीने दो। यह बहुत ज्यादा नहीं है। लैम टू लैप ने बस देखा और मुस्कुराया, फिर ड्यूरियन केक का एक टुकड़ा उठाया। अंदर ड्यूरियन फिलिंग से बना था। बाहर का पता नहीं था कि यह ग्रिल किया गया था या तला हुआ था। यह सुनहरे रंग का और कुरकुरा था। अंदर का हिस्सा चबाने योग्य था। यह नरम है और जब आप इसे अपने मुंह में रखते हैं तो यह ड्यूरियन स्वाद से भर जाता है। उसे लगा कि यह स्वादिष्ट है, इसलिए उसने टोंग ट्रियन बाक की प्लेट में ड्यूरियन केक का एक टुकड़ा भी ले लिया। फिर टू ट्राम की चीख देखें। टोंग ट्रियन बाक ने यह देखा, उसे उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, धीरे धीरे चबाया और निगल लिया। चलो पीते हैं। ट्राम के पास शराब की बोतल रख दी। थाम बोई जुएन,
8230। टैंग डू को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके हाथों ने उसकी शर्ट के हेम को कसकर पकड़ लिया। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया है। मेरे साथ निर्दोष होने का नाटक मत करो। थाम बोइजुइन, जल्दी से इसे पी लो वरना मैं आज से तुम्हारे घर सोने आऊंगा। ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे बजाय टैंग डू के साथ शराब पीऊं तो कैसा रहेगा? ठीक है, बस पी लो। टैंग डू को पता था कि टू ट्राम जानबूझकर मजाक कर रहा था, इसलिए उसने अपना गिलास उठाया और थाम बोइजुएन की बाह को थोड़ा सा छुआ। वह सिर्फ आपका उत्साह देखना चाहता है। क्या यह सिर्फ शराब पीना नहीं है? अगर मैं इसे पीता हूँ तो क्या मैं अभी भी पी सकता हूँ? उसका मुंह बंद करो। ट्राम ने धीरे से खांसा और मजाकिया ढंग से हंसा। फिर थाम बोइजुएन में सांस ली। तुम एक महिला जितनी भी अच्छी नहीं हो। थाम बोइजुएन थोड़ा हिले। तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आ रही है, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर रहो। ट्राम ने घूरकर कहा, तुम्हारे मुंह से तो बस बदबू आ रही है। फिर उसने टैंग डू को आंख मारी। ठीक है, वह वही है जो सबसे अच्छी तरह जानती है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। टैंग डू के गाल थोड़े गर्म हो गए। आप हमें फिर से धमका रहे हैं। भविष्य में हम न केवल आपकी प्रेमिका के सामने कुछ नहीं कहेंगे या आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे और उसे टूटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तुम्हारे साथ। ट्राम के लिए। 8230। यह अप्रिय लड़की। अध्याय 1328। लैम-टू-ला मुस्कुराया। ट्राम के लिए। आप देखते हैं, वे सभी शर्मिंदा हैं। ट्राम बैठ गया, अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू करने ही वाला था कि उसने अपना मुंह खोला और कहा, क्या यह एक दुर्लभ अवसर नहीं है? अन्यथा हम चूक जाएंगे और थाम बोइजुएन को शर्माते हुए देखेंगे। आप तो शर्मा गए। थाम बोइजुएन का पूरा शरीर अकड़ गया। बोइजुएन, टांग डू के साथ पीने जाओ ताकि ट्राम अब और कुछ न कह सके। लैम-टू-लैप ने भी मनोरंजन में योगदान दिया। टैंग डू ने सोचा था कि लैम-टू-ला उसका और थाम बोइजुएन का पक्ष लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ट्राम की मदद करेगी। इसलिए उसने शर्मीला व्यवहार किया और कहा, भाभी, आप लोगों को धमकाती हैं। यो, वे सभी भाभी कहते हैं। जल्दी से इस वाइन के गिलास को खत्म करो। ट्राम के लिए एक बार फिर से चिल्लाया। टैंग डू ने उसकी ओर घूरकर देखा। बेशक मुझे बोइजुएन को बुलाना होगा। ट्राम ने सीधे हाथ मिलाया क्योंकि उसे डर था कि ये दो लोग, टांग डू और थाम बोइजुएन, अपना स्नेह दिखाएंगे। उसका प्रेम जीवन अभी भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वह दूसरों को खुश नहीं देख सकता। जल्दी पी लो। एक गिलास शराब पीने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इसे प्यार के कारण पीना चाहते हो। टैंग डू ने पलकें झपकाईं। वह प्यार के लिए क्या पी रहा है? टोंग ट्रियन बाख ने चेतावनी दी, ज्यादा मजाक मत करो। मजाकिया होना ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा न हो जाए कि आप कुछ भी कह सकें। ट्राम ने हंसते हुए गोमांस टेंडरलॉइन का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसे निगलने के बाद कहा, अवसर दुर्लभ है। थाम बोइजुएन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और सोचा कि शराब पीने का यह पूरा मामला खत्म हो गया है। किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने हंस के खून का एक और टुकड़ा डुबोया, उसने टोंग ट्रियन बाक को अपना मुंह खोलते हुए कहा, अंदर मत खाओ, जल्दी करो और मेरी शराब पी लो। ट्राम ने इसे पहले तुम्हारे लिए डाला। थाम बोइजुएन, 8230। क्या यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है? उसने धीरे से अपना सिर उठाया। लैम-टू-ला ने अपना मुंह ढक लिया और हंसा। उसके बगल में बैठी ट्राम भी जोर से हंसी। थाम बोइजुएन ने उसकी ओर देखा। क्या आप पादने पर हंस रहे हैं? अपनी पत्नी के सामने गंदी बातें मत करो। ट्राम ने अपनी छाती थपथपाई। यह ठीक है अगर मैं नहीं हंसता। क्या आप नहीं देखते कि हम सभी आपको शराब पीते और उसे पीते हुए देखना चाहते हैं? बस निर्णायक बनो और इतना धीमा होना बंद करो।
तुम में बिल्कुल भी मर्दानगी नहीं है। थाम बोई जुएन ने फुसफुसाया, शराब का गिलास उठाया, फिर तांग डू की ओर देखा। टैंग डू ने बहुत सहयोगपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। थाम बोई जुएन ने उसे कसकर अपनी बाहों में लपेट लिया। वे दोनों थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन वहां हर कोई चिल्ला रहा था, इसलिए वे आज शराब नहीं पी सकते थे। तीनों लोगों ने उन दोनों को शराब पीते देखा और ट्राम ने ताली बजाई। ठीक है, ठीक है। थाम बोई जुएन ने गिलास नीचे रखा और उसकी ओर देखा। तुम रुको। ट्राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा जल्द ही एक दर्द भरी अभिव्यक्ति में बदल गया। काश आपको मेरा उत्साह देखने का मौका मिलता, लेकिन इस उपस्थिति को देखकर मुझे वास्तव में यह मौका मिलने में काफी समय लगेगा। वह वापस लौटा और बुढ़िया की गर्दन पर फल काटने वाला चाकू रखकर उसके साथ जबरदस्ती की और धमकी दी, अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करती रहोगी तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत शांति से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगी। ट्राम के लिए 8-2-3-0। मैंने तुम्हें बड़ा किया है, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं समझ सकता। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हें मेरी जश्न की शराब थोड़ी और पीनी चाहिए। थाम बोई जुएन ने उसे शराब पिलाई। ट्राम से, तुम बहुत घृणित हो। थाम बोई जुएन हंसे, तुम भी उतने अच्छे नहीं हो। उसके लिए इसे डालने के बाद थाम बोई जुएन ने इसे टोंग ट्रियन बाख के लिए डाला। आज मेरी जश्न की शराब है, इसलिए आप दोनों को थोड़ा और पीना होगा। टोंग ट्रियन बाख ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? अध्याय 1329। अध्याय 1329। क्या आपको लगता है कि मैं इतना छोटा इंसान दिखता हूँ? थाम बोई जुएन ने एक गरिमामय और गंभीर उपस्थिति दिखाई। टोंग ट्रियन बाख ने गिलास उठाया और उसे टू ट्राम से मिलाया। उन दोनों ने पूरा पी लिया। फिर उसने कहा, मैं केवल यह गिलास पीऊंगा। यदि आप बहुत अधिक पीते हैं तो कुछ घटित होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अभी केवल लैम टूला ही उसके पास है। यदि वह नशे में है, यदि वह असहज है, तो उसे समय पर पता नहीं चलेगा। हालांकि शराब के प्रति उनकी सहनशीलता काफी अच्छी है। थाम बोई जुएन समझ गए, इसलिए उन्होंने इसे ट्राम के लिए डाला। मुझे पता है कि आप अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए थोड़ा और पीने से आप खुश हो जाएंगे। ट्राम आने वाले किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करती। क्या यह सिर्फ शराब पीना नहीं है? चाहे मैं आपकी जश्न मनाने वाली शराब कितनी भी पी लूं, यह मुझे नशे में नहीं डालेगी। लैम टू लैप ने जूस पिया और टैंग डू के साथ गिलास मिलाया। शादी मुबारक हो। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतनी जल्दी अपनी शादी का पंजीकरण कराओगे। बाद में इसकी भरपाई के लिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। टैंग डू ने मुस्कुराते हुए कहा, उपहार देने की कोई जरूरत नहीं है, देना ही होगा। बात बस इतनी है कि मेरे पास अभी बाहर जाने का समय नहीं है, इसलिए मैं केवल बाद तक इंतजार कर सकता हूँ। ट्रांग खान गुएट उसे खाना देने आई और उसने देखा कि वह पहले ही खा चुकी है। पूरा कमरा गर्म बर्तन की गंध से भर गया था और कई लोग खुशी से खाना खा रहे थे। लोगों ने उससे पूछा कि क्या उसने अभी तक खाना खाया है, और वह साथ में खाना खाने बैठ गई। उसने कहा कि वह आने से पहले ही घर पर खाना खा चुकी है। खाना खत्म करने के बाद ट्रांग खान गुएट ने वेंटिलेशन के लिए खिड़की खोली और रेस्तरां के किसी व्यक्ति से अंदर की सभी चीजों को साफ करने के लिए कहा। थाम बोई जुएन ने आज वास्तव में बहुत सारा खून खो दिया और बहुत सारे पैसे खर्च किए। लैम टू लैप को आराम देने के लिए जाने से पहले कुछ लोग लिविंग रूम में बैठे और कुछ और बातें की। ट्राम मूल रूप से थाम बोई जुएन के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे आधे रास्ते में बाथरूम जाना पड़ा, इसलिए थाम बोई जुएन और तांग डू पहले अस्पताल से चले गए। क्योंकि वह शराब पी रहा था, उसने किसी से अपने लिए गाड़ी चलाने को कहा। कुछ ही देर में वह व्यक्ति आ गया। उसने उसे चाबी दी और पता बताया।
वह और टैंग डू पिछली सीट पर बैठे थे। टैंग डू सक्रिय रूप से उसके करीब नहीं झुका, लेकिन वे दोनों बहुत सीधे बैठे थे और बहुत तनावग्रस्त लग रहे थे। कुछ ही समय बाद कार उनके आवास पर पहुंची और भुगतान किया और कार की चाबी प्राप्त की, फिर उसके साथ उपखंड में चले गए। यदि यह सामान्य होता, टांग डू उसका हाथ पकड़ लेता, लेकिन अब यह अलग था। थाम बोई जुएन ने उसे रात भर यहीं रहने देने की पहल की। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी कि इसका क्या मतलब है। इसलिए अभी मैं बेहद घबराया हुआ हूँ। 8221। मेरे हाथ बगल में लटक गए। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखूं। जल्द ही लिफ्ट रुक गई। थाम बोई जुएन ने संकेत दिया कि टांग डू को पहले अंदर जाना चाहिए। वह अंदर गई और किनारे पर खड़ी हो गई। थाम बोई जुएन उसके पीछे चली गई, जाने के लिए फर्श पर दबाव डाला, फिर उसके बगल में खड़ी हो गई। टैंग डू ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। उसने कहने की कोशिश की, आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा है। जैसे ही थाम बोई जुएन ने यह सुना, वह समझ गया कि वह किस बात का जिक्र कर रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, गड़गड़ाहट की आवाज के साथ। लिफ्ट रुक गई। थाम बोई जुएन बाहर निकल गए। टांग डू भी उनके पीछे पीछे चला गया। थाम बोई जुएन ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। एक क्षण बाद, संयोग से, उन्होंने एक ही समय में अपना मुंह खोला। उन्हें, आपको पहले स्नान कर लेना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। टैंग डू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल गर्म बर्तन की गंध है। तुम पहले स्नान करो, मैं बाद में स्नान करूंगा। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। टैंग डू बाहर लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसके लिए शांत होना मुश्किल था। चाहे वह खुद को कैसे भी कहे, वह अपने दिमाग को स्वचालित रूप से कल्पना करने से नहीं रोक सका। इसके अलावा, जितना अधिक टांग डू रुकना चाहता था, उतनी ही अधिक अवर्णनीय छवियां सामने आती। वह शर्मा जाती और अपना सिर थपथपाती। आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वह ध्यान भटकाना चाहती थी, उसने रिमोट उठाया और टीवी चालू कर दिया। अध्याय 1330। टैंग डू चैनल बदलता रहा, लेकिन उसने 10 से अधिक चैनल बदले थे और फिर भी उसे कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं मिल सका। इसी समय बाथरूम से पानी तेजी से बहने की आवाज आ रही थी। टैंग डू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसे धुंधले कांच के दरवाजे के पीछे एक आदमी की लंबी छवि दिखाई दी। अचानक मेरे दिमाग में उसका बलिष्ठ नग्न शरीर उभर आया। उसके गाल लाल बादलों को महसूस किए बिना नहीं रह सके। उसे लगा जैसे शायद वह पागल हो गई है, अन्यथा वह उस छवि के बारे में कैसे सोच सकती थी। उसे मेरा इतना अंतहीन सोचना पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने दिमाग को स्वचालित रूप से इस बारे में सोचने से रोक नहीं पाई और गुस्से में सोफे से तकिया उठाया और अपने सिर पर दे मारा। वह तकिए को पीटती रही, बिना यह देखे कि बाथरूम में पानी की आवाज किसी बिंदु पर बंद हो गई थी। वह खुद को शांत करना चाहती थी, अब उस अराजक दृश्य के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। लेकिन 8230, आप क्या कर रहे हो? थाम बोई जुएन ने उसकी हरकतें देखीं और असमंजस में पूछा। टैंग डू ने अपना सिर उठाया और तुरंत देखा कि थाम बोई जुएन उसके सामने खड़ा है। मैंने केवल थाम बोई जुएन को एक लंबा सफेद स्नान वस्त्र पहने देखा था। शायद उसने अभी तक खुद को नहीं पोंछा था, इसलिए स्पॉटलाइट के नीचे अभी भी पारदर्शी पानी के बुलबुले थे। पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिरती हुई लग रही थी। छाती की मांसपेशियां फिर स्विमसूट के हेम के नीचे गायब हो गईं। उसका रूप देखकर टैंग डू का चेहरा और भी लाल हो गया। आपने नहाना कब खत्म किया? टैंग डू ने अपनी आंखें चौड़ी की।
क्या उसने अभी अभी उसका पागल व्यवहार देखा था? यार, तुमने कब नहाना खत्म किया? टैंग डू ने एक कौर लार निगल ली और असंगत ढंग से बोला। अभी शॉवर से बाहर आया हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ असुविधाजनक है? टैंग डू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं मैं स्नान करने जा रहा हूँ। आधे दिन तक मन में सोचते सोचते मुझे कोई उपयुक्त बहाना नहीं मिला, इसलिए मैं हकलाते हुए कोई बहाना ढूंढने लगा, फिर तुरंत उठ खड़ा हुआ और भाग गया। फिर वह बाथरूम में भाग गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। बाथरूम का दर्पण डी फॉग फंक्शन से सुसज्जित है और नमी से धुंधला नहीं होता है, इसलिए आप उसका चेहरा बंदर के बट की तरह लाल रंग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, वास्तव में बहुत शर्मिंदा थी। मुझे छिपने के लिए जगह न मिल पाने से नफरत है। यह बहुत शर्मनाक है। क्या थाम बोई जुएन सोच सकते हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार है? आ आ इतने महत्वपूर्ण दिन पर मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकता हूँ? उसे लगा कि यह बेहद बेहद शर्मनाक है। टैंग डू, आप इसी दिन इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? टैंग डू चाहती थी कि वह समय को पीछे कर सके। अगर वह ऐसा कर पाती तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करती। दस्तक दस्तक। बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी नसें तनावग्रस्त थीं। उसने दरवाजे की ओर देखा। हाँ, क्या कुछ गड़बड़ है? थाम बोई जुएन दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और कहा, मैंने पहले ही वह स्विमसूट पहन लिया है। मैं आपके लिए एक और लाया हूँ, लेकिन यह भी मेरा है। यह आपके पहनने के लिए थोड़ा ढीला होगा। टैंग डू ने खोजा और वास्तव में दराज खाली थी। केवल एक तौलिया था। उसने दरवाजा खोला और थाम बोई जुएन शर्ट अंदर ले आई। जब टैंग डू ने शर्ट ली तो उसने जाने नहीं दिया और बेवकूफ़ी से पूछा, अभी तुम्हें क्या हुआ? टांग डू 8230। यह स्थिति असहनीय। क्या आप नहीं देख सकते कि आप शर्मिंदा हैं? क्या आप पूछते रहते हैं? टैंग डू का चेहरा काला पड़ गया। मैं आज रात यहीं सोने के बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है। थाम बोई जुएन की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक रूप से बदल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा पूछा है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अध्याय 1331। उसने सोचा कि वह असहज थी, इसलिए उसने ऐसा पूछा। जाओ नहाकर आओ। थाम बोई जुएन फिर मुड़े और चले गए। टैंग डू ने यह कहा और अब वह शर्मिंदा नहीं था। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, स्नान किया, धोया और अपने बाल सुखाए। फिर दर्पण के सामने खड़ी हो गई और खुद को दर्पण में देखा। दर्पण में लड़की युवा और सुंदर थी। उसकी आकृति आकर्षक थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई। दर्पण में लड़की भी मधुर मुस्कुरा रही थी। टैंग डू ने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो। फिर बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। थाम बोई जुएन सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। दरअसल टीवी चालू होने के बावजूद वह नहीं देख रहा था। यहाँ तक कि टीवी जो दिखा रहा था वह भी नहीं देख रहा था। दरवाजा खुला सुनकर उसने तुरंत उधर देखा। टैंग डू के लंबे बाल ढीले, चमकदार और पीठ के नीचे मुलायम थे। थाम बोई जुएन का स्विमसूट, उसने इसे अपने टखनों तक पहना था। शर्ट उसके पूरे शरीर पर लिपटी हुई थी। उसने अपना सिर झुकाया और बेल्ट बांधी। आप क्या देख रहे हैं? थाम बोई जुएन ने पीछे मुड़कर टीवी स्क्रीन की ओर देखा। अंदर एक विदेशी फिल्म चल रही थी, लेकिन फिल्म का कोई नाम प्रदर्शित नहीं था। शायद एक फिल्म। थाम बोई जुएन ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पी लिया। टैंग डू उसके बगल में बैठ गया और पूछा, आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? थाम बोई जुएन ने कहा, मैं भी नहीं जानता, वह फिल्में कम ही देखता है। टैंग डू ने एक शब्द कहा,
फिर और कुछ नहीं कहा। फिर भी बहुत शांत। माहौल अद्भुत था। दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें बात करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा था। माहौल विशेष रूप से अजीब था। क्या आप प्यासे हैं? क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं? थाम बोई जुएन ने अचानक पूछा। टैंग डू ने अपना सिर हिलाया। मुझे प्यास नहीं है। उसके बाद वे दोनों टीवी की ओर देखते रहे। उनके दिलों में फिर से उथल पुथल मच गई। पता नहीं कहाँ से शुरू करें। मैं सचमुच बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुंह खोलना कठिन है। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। समय थोड़ा थोड़ा करके गुजरता है। टैंग डू ने सिर उठाकर देखा। लगभग 12 बज रहे थे। उसने थाम बोई जुएन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आप आम तौर पर किस समय बिस्तर पर जाते हैं? थाम बोई जुएन ने कहा। आम तौर पर अगर कुछ नहीं होता है तो मैं 11 बजे बिस्तर पर जाऊंगा। 12 बज चुके हैं। टांग डू ने जल्दी से जारी रखा। मैंने मन ही मन सोचा, यह लड़का क्या चाहता है कि वह हर बात में पहल करे? क्या वह एक पुरुष जितनी मजबूत होनी चाहिए? थाम बोई जुएन ने पानी का एक और घूंट लिया। उसकी जीभ बेहद शुष्क महसूस हुई। एक गिलास पानी पीने के बाद भी यह कम नहीं हुई। उसने टैंग डू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, जैसे कि वह अपने शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। चलो सो जाएं। 8-2-2-1। टांग डू ने अपना सिर झुकाया और हल्के से गुनगुनाया। इसके बाद कमरे का माहौल तुरंत स्नेहपूर्ण हो गया। वे दोनों बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। थाम बोई जुएन अपने हाथों को घुटनों पर रखकर सीधे बैठे थे। टैंग डू ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुका लीं। उसकी पलकें थोड़ी सी फड़फड़ाने लगीं। उसके छोटे से हाथ ने घबराकर उसके स्नान वस्त्र का कोना खींच लिया। अचानक उसके हाथ के पिछले हिस्से को किसी ने पकड़ लिया और उसकी हथेली तुरंत कुछ पतले कॉलस वाले गर्म हाथ के संपर्क में आई। यहाँ बैठो। टांग डू उठ खड़ा हुआ। थाम बोई जुएन ने उसकी कमर को सहारा दिया और उसे अपनी गोद में बैठने दिया। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और धीमी आवाज में कहा, क्या आप तैयार हैं? टैंग डू ने अपनी आंखें नीची कर ली। ढीले बालों का एक गुच्छा थाम पेई जुएन के चेहरे पर बिखर गया। उसके खून में उत्साह थोड़ा बढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे से टैंग डू के बागे के कमरबंद को खींच लिया। फिर लबादा धीरे से खोला गया। अध्याय 1332। टैंग डू का शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। थाम पेई जुएन ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और देखा कि वह भी उसे देख रही थी। 4 आंखें एक दूसरे के सामने थीं। उनकी आंखों के एक दूसरे से मिलने के 1 इंच के भीतर थाम बोई जुएन को लगा कि वह डर गई है और कहा, यदि आप तैयार नहीं हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, टैंग डू ने उसके पतले होठों को चूम लिया और जो वह कहने वाला था उसे रोक दिया। दोनों के बीच मतभेद खत्म हो गया था। टांग डू ने ही पहल की थी, इसलिए सब कुछ प्रवाह के अनुसार हुआ। थाम बोई जुएन ने उसे बिस्तर पर दबा दिया। टांग डू को केवल उसकी छाती पर ठंडक महसूस हुई और उसका स्नान वस्त्र ढीला हो गया। सहज रूप से वह अपने आप को अपने हाथ से ढकना चाहती थी, लेकिन थाम बोई जुएन ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति के शरीर पर पड़ी। उसका चेहरा गर्म था, उसका दिल धड़क रहा था। टैंग डू का शारीरिक विकास भी बहुत पूर्ण है, हालांकि वह बहुत मोटी नहीं है। उसके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। उसकी गोरी त्वचा और पतला शरीर भी है। उसने अपने होंठ काटे और कहा, क्या आप दवा खरीदते हैं? थाम बोई जुएन की आंखों ने उसे गहराई से देखा। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी जब उसने कहा, आपको दवा क्यों खरीदनी है? इसके अलावा
मुझे कौन सी दवा खरीदनी चाहिए? गोलियां। गर्भनिरोधक गोलियां। टैंग डू अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और वह इतनी जल्दी बच्चे को जन्म भी नहीं देना चाहती है। क्या गर्भनिरोधक गोलियां लेना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? थाम बोई जुएन थोड़ा असहज थे। वह यह कैसे भूल सकते थे? वह पीछे झुका। अचानक याद आया। उसने तांग डू की गर्दन को गले लगाया और कहा, आप इसे खत्म करने के बाद पी सकते हैं। अब क्या 72 घंटे वाली आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली नहीं है? थाम बोई जुएन ने अपने कपड़े पैक किए। मैं उन्हें खरीदने जाऊंगा। लेकिन दवा लेना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तांग डू ने सिर हिलाया। थाम बोई जुएन ने कपड़े बदले और बाहर चला गया। तांग डू ने खुद को एक सूती कंबल से ढक लिया और बिस्तर पर लेट गया। केवल उसका सिर खुला था और उसके छोटे चेहरे पर गुलाबी गाल थे। देखभाल और देखभाल का एहसास वास्तव में अद्भुत है। उसे लगता है कि वह वास्तव में बेहद भाग्यशाली है। हालांकि वह एक बुरी स्थिति में पली बढ़ी है, लेकिन बाद में उसे थाम बोई जुएन जैसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। वह परिपक्व है, स्थिर है और दूसरों की देखभाल करना जानता है। वह जल्दी से स्नातक होकर उसे एक बच्चा देना चाहती है। वह सचमुच देखना चाहती थी कि वह कैसा पिता बनेगा। अचानक वह इसके लिए बेहद उत्सुक थी। अंगूठी अंगूठी। अचानक मेज पर रखा फोन बजा। जब उसने देखा तो पता चला कि यह थाम बोई जुएन का फोन था। वह बाहर गया तो अपना फोन लेना भूल गया। वह फोन तक पहुंची और उस पर टू ट्राम का नाम दिखाई दिया। उसने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर भी उसने फोन का जवाब देने का फैसला किया। नमस्ते, मैं ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड से हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप टू ट्राम जानते हैं? टैंग डू उठकर बैठ गया और बोला, हाँ, क्या गलत है? ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ कैसे बुलाया? टैंग डू अचानक सीधा बैठ गया। वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसकी कार दुर्घटना हो गई। अब उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया है। यदि आप उनके परिवार के सदस्य हैं, तो कृपया तुरंत यहाँ आएं। टैंग डू आश्चर्यचकित था। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। आपातकाल? वह अब कैसा कर रहा है? उसने कंबल उठाया और बिस्तर से उठकर पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगी। अभी भी नहीं उठे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। ठीक है, ठीक है। वह अभी किस अस्पताल में है? अध्याय 1333। फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने पता कहना समाप्त कर दिया और फोन काट दिया। टैंग डू के पास यहाँ कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से थाम बोई जुएन की टी शर्ट पहन सकता था। सौभाग्य से यह जांघ लंबाई मिनीस्कर्ट के रूप में पहनने के लिए पर्याप्त लंबी थी। जब थाम बोई जुएन ने मुड़कर देखा तो उसने उसे बाथरूम में अपने बाल बांधते हुए हाथ में एक काला बैग पकड़े हुए देखा। इसलिए उसने पूछा, तुम खड़े क्यों हो? मैं घर पर हूँ। यह ठीक है। ट्राम के साथ एक यातायात दुर्घटना हुई थी। वह अभी अस्पताल में है। मैंने सुना है कि वह आपातकालीन कक्ष में है। मुझे नहीं पता कि उसकी चोटें क्या हैं। टैंग डू ने चिंतित होकर कहा। थाम बोई जुएन ने पूछा कि वह किस अस्पताल में है। तांग डू ने फिर से संबोधन कहा, तुम घर जाकर सो जाओ, मैं आकर देखूंगा। थाम बोई जुएन ने अपने हाथ में मौजूद काला बैग नीचे रखा और चला गया। मुझे अपने साथ आने दो, टैंग डू ने चिंतित होकर कहा। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा। उसके शरीर पर केवल एक एओदाई थी। भले ही वह उसकी जांघों को ढक रही थी, फिर भी वह बहुत स्पष्ट थी। उसने तुरंत कहा, तुम घर पर रहो। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब मुझे फोन करें। उसने कार की चाबियां ले ली और जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ सूझा। उसने अपना बटुआ खोला और एक कार्ड निकाला और उसे दिया। यदि आप कपड़े या कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो इसे खरीदने के लिए इस पैसे का उपयोग करें।
टैंग डू ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास है। थाम बोई जुएन ने उसका हाथ खींचा, कार्ड उसके हाथ में दिया, घूमा और चला गया। टैंग डू वहीं खड़ा होकर उसकी पीठ की ओर देखता हुआ बोला, ध्यान से गाड़ी चलाना याद रखें। थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया, मुझे पता है। दरवाजा मजबूती से बंद करो और पहले सो जाओ। टांग डू ने सिर हिलाया। थाम बोई जुएन गाड़ी चलाकर अस्पताल गए और स्थिति को मोटे तौर पर समझा। शाम को उन सभी ने शराब पी। सभी की ओर से ट्राम के ड्राइवर को बुलाया, लेकिन अंत में उसने फोन करने की जहमत नहीं उठाई और खुद गाड़ी चलाने पर जोर दिया। ट्रैफिक पुलिस के विवरण के अनुसार हालांकि दूसरे पक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी थी, क्योंकि ट्राम नशे में गाड़ी चला रहा था, गलती अधिक गंभीर थी। उसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसका ड्राइवर का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। अब सिर्फ ट्राम ही घायल नहीं हुई, बल्कि दूसरी कार में बैठा ड्राइवर भी घायल हो गया। इलाज भी चल रहा है। अब थाम बोई जुएन के लिए इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राम का घाव कैसा है, यह अभी भी अस्पष्ट है। ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि उसके शरीर पर काफी खून लगा हुआ था। इसी समय आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला और नीला ब्लाउज पहने एक सर्जन बाहर चला गया। 8221 थाम बोई जुएन तेजी से आगे बढ़े और चिंतित होकर पूछा, वह कैसा है? डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? थाम बोई जुएन एक पल के लिए झिझके और फिर सिर हिलाया। यह सही है, रोगी गंभीर रूप से घायल है। आपको पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। डॉक्टर की बात खत्म होने के बाद सर्जरी सहमति प्रपत्र में कहा गया। यह एक सर्जरी पेपर है जिस पर परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। थाम बोई जुएन का मस्तिष्क दर्द से तेज हो रहा था। डॉक्टर ने जो कहा उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। सावधानीपूर्वक मानसिक तैयारी की क्या आवश्यकता है? कृपया हस्ताक्षर करें। इलाज में देरी नहीं की जा सकती, डॉक्टर ने फिर याद दिलाया। थाम बोई जुएन को होश आया और उन्होंने कहा, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। अभी लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ट्राम उस बूढ़ी महिला की रिश्तेदार है और उसे अभी नहीं बुलाया जा सकता। हस्ताक्षर करने के बाद थाम बोई जुएन ने तुरंत टोंग ट्रियन बाक को बुलाया। टोंग ट्रियन बाक भी अस्पताल में है, बिल्कुल उसी अस्पताल में नहीं जहां ट्राम के साथ एक यातायात दुर्घटना हुई थी, इसलिए उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। लैम टूला ने टोंग ट्रियन बाक के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और पूछा, एक गिलास वाइन पीना कैसा होता है भोजन करते समय? वह इसे हर समय सुनती थी, इसलिए वह बहुत उत्सुक थी। टोंग ट्रियन बाक शांत लेटे रहे और बोलना नहीं चाहते थे। लैम टू लैप ने हार नहीं मानी, उसकी छाती पर झुककर पूछा, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो क्या तुम मुझे काटोगे? अध्याय 1334। टोंग ट्रियन बाक ने पूछा, क्या आप उस जगह को काटने की योजना बना रहे हैं? लैम टू लैप की पलकें झपकीं, रोशनी के नीचे उसकी पलकें मुड़ गईं, जिससे उसके पीछे एक बड़ा काला धब्बा रह गया। वह मुस्कुराई, उसके होठों को अपनी उंगली से थपथपाया। इस जगह? टोंग ट्रियन बाक ने अपनी ठुड्डी उठाई। तो मुझे काटने दो। लैम टू ला के बोलने के बाद वह नीचे गिर गई। उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और उसे काट लिया। उसने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा दांत का निशान छोड़ दिया। टोंग ट्रियन बाक ने उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और घृणा से कहा, तुम्हारे चेहरे पर लार है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे मत बताना? लैम टू ला ने अपना मुंह पोंछा और जारी रखा, यदि तुम मुझे काटकर मार डालो तो यह अच्छा होगा। टोंग ट्रियन बाक ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, धीरे से मुस्कुराया और कहा, सबसे क्रूर चीज एक महिला का दिल है। तुम्हें अभी पता चला? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जिंदगी भर तुमसे चिपक कर रहूंगी।
तुम मुझे फेंकना भी चाहो तो नहीं फेंक पाओगे। लैम टू लैप ने अपना सिर उसकी बाह पर रखा, छत की ओर देखा और कहा, 1 सप्ताह बचा है, यह अगस्त होगा। उसने अपना सिर घुमाया। क्या आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं? टोंग ट्रियन बाख ने सिर हिलाया, झुककर उसे गले लगाया, धीरे से उसके माथे को चूमा और कहा, निश्चित रूप से मैं अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूँ। मैं उस क्षण को याद करूंगी जब 2 छोटे बच्चे टियू नुई और टियू हाय का जन्म होगा। इसलिए मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने डॉक्टर को पहले ही बता दिया है। जब ऐसा होगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। डिलीवरी रूम में नहीं चाहता, लैम टू लैप ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह प्रसव कक्ष में उसका पीछा करे। बच्चे को जन्म देने का समय बहुत हिंसक लग रहा था। उसे टोंग ट्रियन बाख को वह खूनी छवि देखना पसंद नहीं आया। टोंग ट्रियन बाख को पता था कि वह किस पर ध्यान दे रही थी, मुस्कुराते हुए और कह रही थी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगी। लैम टूला अभी भी इसे अस्वीकार करता है। मैं नहीं चाहता। और तो और, उस समय बच्चे को जन्म देने के प्रभारी डॉक्टर और नर्सें थीं। इतने सारे लोगों के साथ वह वहां नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। 8230 8230 ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने सच में पहले कभी किसी औरत को चोदा है? लाम टू ला ने दोहराया, उसके चेहरे को सहलाया और पूछा, क्या आप इतना जानते हैं? यदि तुम मुझे नहीं बताते तो क्या तुम दोषी हो? टोंग ट्रियन बाख 8230 क्या इस पुरानी कहानी को भुलाया नहीं जा सकता? उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, यदि आप अपना गिलास खाली करना चाहते हैं तो बस शराब पी लें। कैसे पिएं? लैम टूला ने पूछना जारी रखा। निश्चित रूप से वह सामान्य की तरह नहीं पी सकता था। क्या वह इसे एक गिलास पीने जैसा नहीं कहता है? ये नाम वाकई अशोभनीय लगता है। टोंग ट्रियन बाख ने कुछ देर सोचा। यह सिर्फ शराब पीना है, मुझसे झूठ मत बोलो। लैम टूला को विश्वास नहीं है कि इसका अर्थ इतना सरल है। टोंग ट्रियन बाख ने उसकी ओर देखा। मैंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। आपने मुझे बीच में ही रोक दिया। लैम टू लैप ने बोलना समाप्त किया। उसकी अभिव्यक्ति से पता चला, बात करना बंद करो। टोंग ट्रियन बाख ने आगे कहा, जो लुई वाइन पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार मुंह से मुंह में पीना है, तीसरा प्रकार है क्वोट। उसकी आंखों ने देखा और लैम टूला तुरंत थोड़ा पीछे हट गया। क्या कुछ और स्पष्ट है? टोंग ट्रियन बाख ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें भी उस पर विचारशील नजर रख रही थी। लैम टू लैप ने पूछा, आप क्या देख रहे हैं? टोंग ट्रियन बाख ने कहा, कुछ नहीं। फिर उसे गले लगाकर सुलाएं। लैम टूला ने फिर पूछा, क्या तुम लोग सबकी पीठ पीछे इतने बेशर्म हो? टोंग ट्रियन बाख ने उसके चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं है। अध्याय 1335। आप इतना जानते हैं? कौन जानता है कि आप कितनी अन्य महिलाओं के बारे में शर्मीले नहीं हैं? बेशक, लैम टूला अपने दिल में उस पर विश्वास करता है, लेकिन अपने मुंह से वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाता है। टोंग ट्रियन बाख मुस्कुराए, फिर मैं इसे बाद में आजमाऊंगा। क्या कोशिश की? अन्य महिलाओं के साथ थोड़ी बेशर्म चीजें आजमाएं। तुमने हिम्मत की। टोंग ट्रियन बाख के चेहरे पर मुस्कान और मजबूत हो गई और उन्होंने पूछा, अगर मैं ऐसा करूं तो आप क्या करेंगे? लैम टू लैप ने क्रूरता से कहा, कुत्तों के खाने के लिए इसे काट दो। श्री ट्रियन बाख 8230 इस तरह के शब्द इतने परिचित क्यों लगते हैं? क्या उसने उसे पहले बताया था? दोनों ने कुछ देर बात की। फिर टोंग ट्रियन बाख ने उसे गले लगाया और सो गए। जब मैं सपने देख रहा था और सपने देख रहा था, मैंने फोन की घंटी सुनी। लैम टूला ने धीरे से कहा, क्या यह आपका फोन है? टोंग ट्रियन बाख ने मेज पर रखे फोन को छुआ, उस पर नजर डाली।
देखा कि यह थाम बोई जुएन का नंबर था। वह टू ट्राम की तुलना में बहुत अधिक भरोसेमंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इस समय क्यों कॉल कर रहा था। इसलिए उसने फिर भी स्वीकार कर लिया। यह तुरंत, नमस्ते, ट्राम की एक कार दुर्घटना हुई थी, बहुत गंभीर, अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं यहाँ हूँ। मुझे यकीन नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? टोंग ट्रियन बाक उठ बैठे, रोशनी चालू की और फिर पूछा, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि ट्राम के साथ एक यातायात दुर्घटना हुई थी। थाम बोई जुएन ने इसे फिर से दोहराया। कान्हाओ ने अपनी भौहों को जोर से रगड़ा। यातायात दुर्घटना क्यों हुई? नशे में हूँ, लेकिन फिर भी कार चला रहा हूँ। लैम टू लैप ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। किसकी यातायात दुर्घटना हुई? ट्राम में, मुझे जाकर देखना होगा। टोंग ट्रियन बाक बिस्तर से उठे और पूछा कि थाम बोई जुएन अस्पताल का नाम क्या है? फोन रखने के बाद तुरंत अपने कपड़े बदल लें। लैम टूला ने पूछा, क्या यह गंभीर है? यह गंभीर है। थाम बोई जुएन पहले से ही अस्पताल में है। अगर चोट छोटी होती तो उसने मुझे फोन नहीं किया होता, टोंग ट्रियन बाक ने कपड़े पहनते हुए कहा। बोलने के बाद वह आगे बढ़ा और लैम टूला के बालों को छुआ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे और थाम बोई जुएन के साथ कोई समस्या नहीं है। सो जाओ। लैम टूला ने सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या मुझे तान नहा को बताना चाहिए? टोंग ट्रियन बाक ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, कॉल करें और उसे बताएं। उन दोनों के बीच हमेशा बुरे संबंध रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शायद तान नहा का दिल नरम हो जाएगा। लैम टूला ने सिर हिलाया। रात को गाड़ी चलाओ, सड़क पर धीरे चलो, बहुत जल्दी मत करो। जब ट्राम के साथ ऐसा कुछ हुआ, तब भी उसका दिल बहुत बेचैन होकर धड़क रहा था। टोंग ट्रियन बाक ने कहा कि उन्हें पता था कि यह जगह खाली नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने ट्रांग खान गुएट को बुलाया। लैम टूला ने उसे विदा नहीं किया। उसका शरीर बिस्तर से बाहर नहीं निकल सका। जब टोंग ट्रियन बाक चली गई, तो उसने अपना फोन निकाला और तुरंत टैन नहा को फोन किया। इस समय अधिकांश लोग बिस्तर पर चले गए थे और टैन नहा भी आज काम में व्यस्त थी। वह 11 बजे के बाद ही लौटी और तुरंत बिस्तर पर चली गई। लेकिन रात में फोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुल गई। उसने अनुपस्थित मन से अपना फोन खोजा और उत्तर बटन दबा दिया। तन्हा, लैम टू लैप ने धीरे से उसे बुलाया। 8221 अध्याय 1336। एक परिचित आवाज सुनकर तान नहा ने अपनी आंखें मली। समय देखने के लिए तिरछी नजर से देखा। सुबह के 3 बजे थे। मिस लैम। हाँ, क्या मैंने तुम्हें जगाया? लैम टू लैप ने धीरे से कहा। टैन नहा ने कहा, आपने मुझे इतनी देर से फोन किया, क्या यह किसी वजह से है? लैम टूला ने ध्यान से सोचा, थोड़ी तैयारी की, फिर यह कहने के लिए अपना मुंह खोला, उस रात ट्राम ने मेरे घर पर खाना खाया था। थाम बोई जुएन और तांग डू को पहले ही गवाही मिल चुकी थी। हर कोई बहुत खुश था, इसलिए उन्होंने कुछ शराब पी, यह सोचने के लिए कि वह ड्राइवर की तलाश में नहीं था। क्या कोई कार दुर्घटना हुई थी? पलक झपकते ही तान नहा पूरी तरह से जाग गई थी। वह अब कैसा है, मैं ठीक से नहीं जानता। यह बहुत गंभीर लगता है। कान्हाओ और थाम बोई जुएन पहले ही वहां जा चुके हैं। मेरा शरीर सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। वापस आओ और उसके बगल में देखो। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरी केवल एक दादी है, लेकिन वह पहले से ही बूढ़ी है। हाँ, तान नहा को लगभग कोई झिझक या झिझक नहीं थी। तो फिर अधीर मत हो, जल्दबाजी मत करो, बहुत ज्यादा भागदौड़ मत करो। तुम्हारी देखभाल के लिए हम अभी भी यहाँ मौजूद हैं। लैम टू लैप ने उसे चेतावनी दी। उसे डर था कि अगर वह बहुत जल्दी चली गई, तो फिर से कुछ होगा।
टैन ना ने कहा कि वह समझ गई है। लैम टूला का फोन आने के बाद उसे अब नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल बेचैन, चिंतित चिंतित और डरा हुआ था कि ट्राम के साथ कुछ बुरा होगा। बाद में ट्रांग खान गुयेट आई। लैम टूला ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा, एक बार जब आप जाग जाएंगे तो आप सो नहीं पाएंगे। मैं यहाँ आपके साथ हूँ। ट्रांग खान गुयेट ने जानबूझकर उससे ऐसा कहा ताकि उसे बहुत अधिक सोचने से रोका जा सके, इस डर से कि वह बकवास सोचती रहेगी और बकवास चिंता करती रहेगी। वह बच्चा गोन हाय अब चीजों को बेहतर ढंग से समझता है, पढ़ाई करना भी पसंद करता है और उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों में अब सुधार हुआ है। लैम टू लैप ने कहा, बच्चा बड़ा हो गया है, यह सही है। याद रखें, जब दोनों बच्चे पैदा हुए थे तो वे कितने छोटे थे, फिर भी पलक झपकते ही वे इतने बड़े हो गए। आपका तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया। ट्रांग खान गुयेट को लगा कि समय इतनी जल्दी बीत गया। लाम टू ला मुस्कुराया। साल एक शटल की तरह लग रहे थे। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज जहां है वहां पहुंच पाएगी। मेरे पास एक बेटा और बेटी है, एक बहुत सुंदर पति और पैसा है। बस यह कहें, पहले ही देर हो चुकी थी। ट्रांग खान गुयेट पहले ही बिस्तर के किनारे सो गया था। लैम टू ला ने एक पतला कालीन लिया और कमरे में हमेशा एयर कंडीशनर चालू रखा। उसे डर था कि उसे ठंड लगेगी। टैन ना ने सबसे पहली फ्लाइट बुक की। ह्यूवान उसे वहां ले गई। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? सुबह हो गई है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, लेकिन मैं पहले से ही जल्दी में हूँ। टैन ना कुछ भी नहीं लाया, बस एक बैग। ट्राम के लिए एक कार दुर्घटना हुई थी। ह्यूवान ने कहा, तो बस इतना ही। क्या यह आपकी सहानुभूति को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है? आपके दिल को नरम करना चाहता है? टैन ना ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। सुश्री लैम ने मुझे फोन किया था। यह आधी रात का समय था। मुझे लगा कि वह भी बहुत चिंतित थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आपको धोखा दे रही है। ह्यूवान ने अपना हाथ लहराया और कहा, आपने बस यूं ही कुछ कहा। मुझे लगा कि यह सच है। वापस जाओ और उसकी अच्छी देखभाल करो। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कपड़ा फैक्ट्री के प्रबंधन के प्रभारी ट्रिन डुकॉन सिटी सी में आ गए हैं। कपड़े की दुकान अब एक स्थिर चरण में प्रवेश कर चुकी है। डिजाइनर और शिक्षक सभी वहाँ हैं। यहाँ तक कि अगर एक व्यक्ति भी गायब है तो एक पल के लिए भी यह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैन ना ने कहा, धन्यवाद दूसरे चाचा। इस दौरान थियुवान के साथ रहकर उसे बहुत खुशी महसूस हुई। थियुवान के साथ रहना बहुत आरामदायक था। थियुवान ने अपना हाथ लहराया। विमान में चढ़ने का लगभग समय हो गया है, जल्दी जाओ। टान ना ने उसे अलविदा कहा। दोपहर के करीब टैन ना शहर भी पहुंचे। वह जल्दी से अस्पताल भागी। ट्राम को पहले ही अस्पताल के कमरे में लाया जा चुका था। उसका सिर धुंध से लपेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अभी भी कोमा में था। टैन ना अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़ी थी। पहले तो उसने सोचा कि यह संभव है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आखिरकार वह वास्तव में कुछ भी कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा? टन ना ने पूछा। अध्याय 1337। थाम पेई जुएन ने कहा, अभी निश्चित नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें उसके जागने के बाद भी स्थिति देखने की जरूरत है। टन ना ने सिर हिलाया। तो फिर आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ। थाम बोई जुएन ने कहा। भाई थाम, आप पूरी रात सोए नहीं हैं। वापस जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। मैं यहीं रुकूंगा और उसकी देखभाल करूंगा, टन ना ने कहा। थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया, ठीक है फिर,
मैं शाम को आऊंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। टैन नहा ने उत्तर दिया, हाँ, शेष चीजों के बारे में आपको अभी भी चिंतित होने की आवश्यकता हो सकती है। इस कार दुर्घटना के लिए टू ट्राम को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा बीमा पक्ष के पास हमारे पक्ष के लिए मुआवजा माफ करने का एक खंड है। अब हमें दूसरे पक्ष के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। थाम बोई जुएन ने कहा, आपको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे देखूंगा और इसे संभालूंगा। उनकी कंपनी के अधिकांश कार्यालय वकील हैं, इसलिए दूसरा पक्ष धमकाने या कठिनाइयों का कारण बनने की हिम्मत नहीं करता है। तन ना ने सिर हिलाया। जब थाम बोई जुएन बाहर गए तो उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तान ना बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसे न देखने के कुछ ही समय में टू ट्राम का वजन काफी कम हो गया था। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों ने सक्रिय रूप से एक दूसरे से संपर्क नहीं किया है। वह जानती थी कि टू ट्राम ने अभी तक बुढ़िया को आश्वस्त नहीं किया है। उसे खुद तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बुढ़िया बहुत चौकस थी। वह बीच में सैंडविच बना हुआ था, जो निश्चित रूप से बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। टैन ना ने धीरे से आह भरी, खड़ी हुई और ट्राम के होठों को गीला करने के लिए एक गिलास पानी डालने गई, क्योंकि लंबे समय तक उसके होंठ सूख जाते थे और फट जाते थे। उसने धीरे से उसके बाल उठाए, खून के धब्बे अभी भी नहीं मिटे थे। वह उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, अपनी आवाज धीमी की और धीरे से कहा, ट्राम, कृपया जल्दी उठो। बुढ़िया के कारण, मेरे कारण, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति ने अभी भी कोई हलचल नहीं की और जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। थाम बोई जुएन को पूरी रात नींद नहीं आई। उनकी पलकों के नीचे काले घेरे थे और उनका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह अपने आवास पर लौटा, दरवाजा खोला और उसे आदत हो गई कि घर में कोई नहीं है। तांग डू ने शोर सुना और बाहर लिविंग रूम में खड़ा हो गया। थाम बोई जुएन अंदर आए और उसे वहां खड़ा देखा। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रही हो? आज कोई कक्षा नहीं है। टैंग डू ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ। थाम बोई जुएन ने कहा, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। तान ना उसकी देखभाल कर रहा है। क्या आपने अभी तक खाया है? तांग डू ने पूछा। थाम बोई जुएन ने कहा, नहीं। तो अब मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। पहले तुम थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? टैंग डू देख सकता है कि आप थोड़े थके हुए हैं। थाम बोई जुएन ने कहा, मुझे अभी भी कार्यालय जाना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगा। अब मुझे खुद को थोड़ा जगाने के लिए स्नान करना होगा। टैंग डू को लगा कि वह बहुत थका हुआ है और कड़ी मेहनत कर रहा है। उसका दिल थोड़ा टूट गया और उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ। क्या मैं आज छुट्टी नहीं मांग सकता और घर पर रहकर आराम नहीं कर सकता? तांग डू ने पूछा। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं नहीं कर सकता। मेरी दोपहर में एक बैठक है। उसने अपना कॉलर खींचा, अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में चला गया। टैंग डू ने उसकी ओर देखा और फिर उसके खाने के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई में चला गया। मुझे नहीं पता था कि क्या उसे तुरंत जाने की जरूरत है। टैंग डू ने पिछली बार ये पकौड़ियाँ पैक की थी, फिर उन्हें फ्रीज करने के लिए रख दिया। जब उसे खाने की जरूरत हुई तो उसने उन्हें बाहर निकाला और उबाला। उसने लहसुन को छीलकर कुचल दिया, उसमें थोड़ा सुगंधित सिरका डाला। थाम बोई जुएन ने स्नान समाप्त कर लिया था। उसका लंबा, सीधा, मजबूत शरीर एक वर्दी पहने हुए था। बहुत मर्दाना और मजबूत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक वर्दी पहन रखी हो। वर्दी बहुत मनमोहक है। तांग डू ने इसे मंत्रमुग्ध होकर देखा जब तक थाम बोई जुएन वहां से नहीं गुजरी। उसने अपना संयम वापस पा लिया और जल्दी से बोली, आप वहां बैठें और 1 मिनट रुकें। मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है।
वह कुचला हुआ लहसुन और सुगंधित सिरका मेज पर ले आई, फिर पकौड़े निकालकर एक प्लेट में रखे और उसके पास ले आई। थाम बोई जुएन ने एक कुर्सी खींची और खाने की मेज के सामने बैठ गया। आपको भी कुछ खाना चाहिए। टैंग डू उसके सामने बैठ गया। आगे बढ़ो और पहले खाओ, मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। अध्याय 1338। थाम पेई जुएन ने नाश्ता नहीं किया। दोपहर हो चुकी थी। वह सचमुच भूखा था। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई, एक पकौड़ी उठाई, उसे सिरके में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। थोड़ी गर्मी थी, लेकिन उसने बिना अच्छी तरह चबाए ही उसे निगल लिया। टैंग डू उसे एक गिलास पानी देने गया। थोड़ा धीरे खाओ, थाम बोई जुएन ने कहा। बहुत स्वादिष्ट। टैंग डू ने अपनी ठुड्डी उठाई और उसकी ओर देखते हुए पूछा, ट्राम कैसी है? जीवन को कोई खतरा नहीं है, थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया। टैंग डू ने खुशी से कहा, यह अच्छा है। आपके शरीर पर कोई चोट नहीं है ना? कई कार दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कई लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। थाम बोई जुएन ने कहा, नहीं। खाने के बाद थाम बोई जुएन ने एक गिलास पानी पिया, फिर खड़े होकर कहा, मैं जा रहा हूँ। टैंग डू ने उसे वापस बुलाया। 1 मिनट रुको। थाम बोई जुएन वहीं खड़ा उसे देख रहा था। टैंग डू उसके पास गया, उसके कॉलर को चिकना करने के लिए हाथ बढ़ाया। आप इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रहे हैं। थाम बोई जुएन ने पूछा, क्या केवल यह पोशाक ही सुंदर है? टैंग डू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत सुंदर हैं। थाम बोई जुएन ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, उसके बालों को सहलाया और कहा, मुझे जाना होगा। टांग डू ने सिर हिलाया। थाम बोई जुएन विभाग में चले गए। जब निदेशक टोंग के बगल वाले व्यक्ति ने उन्हें बुलाया। जब उन्होंने निदेशक टोंग के कार्यालय में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि निदेशक टोंग की मेज साफ सुथरी थी। थाम बोई जुएन ने तुरंत पूछा, चीफ टोंग, यह है? जनरल डिपार्टमेंट ने देखा कि थाम बोई जुएन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोटो फ्रेम नीचे रख दिया और आगे चला गया। यहाँ आओ, जल्दी से बैठो। निर्देशक टोंग ने थाम बोई जुएन को खींचकर सोफे पर बैठाया। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, निदेशक टोंग ने कहा। थाम बोई जुएन ने बिना कुछ कहे आधे दिन तक उसकी ओर देखा, क्योंकि वह देख सकता था कि निर्देशक टोंग को अपनी नौकरी से बहुत प्यार था। अब जब वह इतनी जल्दी सेवानिवृत्त हो गया, तो वह निश्चित रूप से अपने दिल में थोड़ा खोया हुआ महसूस करेगा। वास्तव में श्रीमान, निर्देशक टोंग ने अपना हाथ हिलाकर थाम बोई जुएन को बात करना बंद करने का संकेत दिया। उन्होंने एक स्पष्ट निर्णय और विचार किया था और उन्हें कोई पछतावा नहीं था। मैं आपको अपना पद बदलने के लिए नामांकित करता हूँ, लेकिन ऊपर कुछ सर्वेक्षण भी होंगे। आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। निदेशक टोंग ने इस कार्यालय के चारों ओर देखा। अब मुझे अभी भी जाना होगा। मैं वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पद पर पछतावा है, लेकिन मैं इस जगह को छोड़ने को सहन नहीं कर सकता। इतने लंबे समय तक यहाँ रहना कमोबेश है थोड़ा भावुक। थाम बोई जुएन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निर्देशक टोंग को सांत्वना देने के लिए क्या कहा जाए। आइए अब और बात न करें। पहले की अप्रिय बातों को भूल जाएं। अपने पुराने वरिष्ठ, मुझे एक आखिरी बार चेहरा दिखाने पर विचार करें। निर्देशक टोंग ने थाम बोई जुएन के कंधे को थपथपाया। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है। यह पूरी तरह मेरी गलती है कि यह घटना इतनी अराजक है। निर्देशक टोंग ने खेद व्यक्त किया और दुखी होकर कहा। थाम बोई जुएन बस चुपचाप सुनता रहा। ठीक है, तुम काम पर जाओ। मुझे भी अपना सामान पैक करके निकल जाना चाहिए। निर्देशक टोंग खड़े हो गए। थाम बोई जुएन भी खड़े हो गए और कहा, मैं तुम्हें विदा करूंगा। निर्देशक टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
यह व्यर्थ नहीं है कि मैं आपको महत्व देता हूँ। थाम बोई जुएन ने निदेशक टोंग को बाहर देखा। रास्ते में कुछ सहकर्मी नमस्ते कहने आए और व्यक्त किया कि वे अपने वरिष्ठ निदेशक टोंग को याद करेंगे और उनकी जल्दी सेवानिवृत्ति पर खेद व्यक्त किया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए निर्देशक टोंग ने किसी को भी उन्हें विदा करने की अनुमति नहीं दी और खुद ही चले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था। अब हर कोई थोड़ा असहज महसूस करता है जब वे अपने पुराने वरिष्ठ को इस तरह छोड़ते हुए देखते हैं कि इतने लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद उनमें स्वाभाविक रूप से कुछ भावनाएं होंगी। निर्देशक टोंग को जाते हुए देखने के लिए थाम बोई जुएन दरवाजे के सामने खड़े थे, थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे। अब जब निदेशक टोंग चले गए हैं तो उपनिदेशक थाम का अवसर आ गया है। अचानक कोई बोल उठा। थाम बोई जुएन ने कहा, जल्दी काम पर जाओ। यह निर्देशक थाम होना चाहिए। वह शख्स मजाक करता रहा। थाम बोई जुएन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आपको बकवास करने की अनुमति नहीं है। जो चीजें घटित होती हैं उनका इस तरह मजाक नहीं बनाया जा सकता। दूसरों को सुनने देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अध्याय 1339। जब बैठक का समय हुआ तो सभी तितर बितर हो गए और जिन्हें बैठक में भाग लेने की आवश्यकता थी वे बैठक कक्ष में चले गए। शाम को काम से घर आते हुए थाम बोई जुएन अस्पताल जाने के लिए टू ट्राम की दादी को लेने आए। जब डॉक्टर मरीज की जांच कर रहे थे तब थाम बोई जुएन ने वृद्ध महिला को अंदर नहीं जाने दिया और बाहर ही इंतजार करते रहे। थाम बोई जुएन को यह कहते हुए सुनकर कि ट्राम एक कार दुर्घटना में थी, वृद्ध महिला को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह ट्राम का इरादा था, क्योंकि वृद्ध महिला इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि तानहा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। अब जब वह अस्पताल पहुंच गई थी तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं सच में टू ट्राम की कार दुर्घटना न हो गई हो। एक क्षण बाद परीक्षा कक्ष का दरवाजा खुला। टू ट्राम को बाहर धकेल दिया गया। उसके बाद तानहा ने थाम बोई जुएन और टू ट्राम की दादी को देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर संभल गई और चिकित्सा अधिकारी के पीछे चली गई। बुढ़िया अचानक कांप उठी। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे यहाँ धक्का दिया जा रहा था। उसने तुरंत अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। क्या यह उसकी ट्राम नहीं है? ट्राम के लिए बूढ़ी औरत उत्तेजित थी। थाम बोई जुएन ने उसे चलने में मदद की। उसने ट्राम का हाथ कसकर पकड़ लिया। ट्राम, जल्दी उठो, कृपया रोगी को हिलाएं नहीं। डॉक्टर ने बुढ़िया की हरकत रोक दी। रोगी के सिर में चोट है और वह इस तरह हिलने डुलने के लिए उपयुक्त नहीं है। बुढ़िया ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसे डर था कि ट्राम फिर से घायल हो जाएगी, लेकिन उसके दिल में वह बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि उसका पोता कमोबेश स्वस्थ होगा। डॉक्टर, मेरे भतीजे का घाव कैसा है? बुढ़िया की आंखें लाल हो गईं। फिलहाल इसका उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वह कब जागेगा। डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं तुम कब जागोगे। बुढ़िया असंगत ढंग से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि 8230? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं दोबारा नहीं जागूंगा? क्या बहुत से लोग जो जाग नहीं सकते वे सब्जी वाले लोगों में नहीं बदल जाते? बुढ़िया जितना सोचती उतना ही भयभीत होती जाती। उसका चेहरा पीला पड़ जाता। डॉक्टर ने अपना चश्मा हटा दिया और अस्वाभाविक भाव से कहा, यह भी संभव है कि यही मामला हो। वृद्धा लड़खड़ा गई और लगभग बेहोश हो गई। थाम बोई जुएन ने तुरंत उसका समर्थन किया और कहा, उम्मीद है कि वह जाग जाएगा, अभी भी बहुत अधिक है। बुढ़िया ने अपना चेहरा पोंछा और अफसोस से कहा, यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती है। पिछले कुछ दिनों में वे दोनों मिलते ही झगड़ने लगे।
वह जानती थी कि टू ट्राम टैन नहा को पसंद करती है, लेकिन उसने फिर भी आपत्ति जताई, जिससे टू ट्राम का मूड ठीक नहीं था। इसलिए उसने शराब पी और कार चला दी। इस कदर ट्राम के लिए, दादी गलत है, जल्दी उठो। बुढ़िया बिस्तर पर झुक गई और रोने लगी। टैन नहा ने थाम बोई जुएन की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, आप बुढ़िया को यहाँ क्यों लाए? थाम बोई जुएन ने कहा, यह मामला छिपाया नहीं जा सकता। बुढ़िया को पहले या बाद में इसका पता चल जाएगा। पहले मरीज को कमरे में धकेलो। डॉक्टर ने कहा, हम यहाँ खड़े रहेंगे तो दूसरों पर असर पड़ेगा। ट्राम को अस्पताल के बिस्तर पर धकेल दिया गया। बूढ़ी औरत भी उसके पीछे चली गई। अपने पोते को कोमा में देख रही थी। उसका पीला चेहरा बेहद उदास था। उसने ट्राम का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर से रो पड़ी। ट्राम, जल्दी उठो। तुम यह कैसे देख सकती हो कि मैं पहले से ही इस उम्र में हूँ और मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत है? बुढ़िया लोगों के हंसने और बात करने से नहीं डरती थी। वह अपनी सामान्य जीवन शक्ति पूरी तरह से खो चुकी थी। ट्राम की वर्तमान स्थिति ने पहले ही बुढ़िया को झटका दे दिया था। टैन ना ने बुढ़िया के लिए पानी डाला। पहले पानी पी लो। बुढ़िया ने तान नहा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। 8221। टैन नहा ने अपने होंठ भींचे। मैं ट्राम का ख्याल रखूंगी। ज्यादा दुखी मत होइए। इस बच्चे पर लज्जित होकर बुढ़िया की आंखें और भी लाल हो गईं। बुढ़िया ने तान नहा का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। तान नहा बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से वह लगातार उतार चढ़ाव में थी। उस पर नाराज मत होना, ठीक है? बुढ़िया लगभग गिड़गिड़ाने लगी। टैन नहा ने हाँ कहा, इसलिए नहीं कि वह गुस्से में थी, नहीं इसलिए कि उसने उत्तर देने से पहले स्पष्ट रूप से सोचा था, बल्कि इसलिए कि उस क्षण वह द्रवित हो गई थी। एक बूढ़े व्यक्ति के आंसू, जिससे वह कठोर, सुनने में कठिन शब्द कहने में असमर्थ हो गई थी। हालांकि उस वक्त उनका दिल सचमुच टूट गया था। बुढ़िया ने अपने आंसू पोंछे। मुझे नहीं पता कि विदेश में इलाज कराना बेहतर है या नहीं। क्या हमें ट्राम से अस्पताल ले जाना चाहिए या नहीं? बूढ़ी औरत को डर था कि डॉक्टर उसका गलत निदान करेगा। वास्तव में वह भी कुछ किस्मत का सहारा ले रही थी। उम्मीद कर रही थी कि यह उतना बुरा नहीं होगा और टू ट्राम जल्द ही जाग जाएगी। टैन नहा को पता था कि बूढ़ी औरत किस बारे में चिंतित थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, ट्राम अब नहीं चल सकती। उसका घाव उसके सिर पर है। बुढ़िया ने तुरंत सिर हिलाया। उसके सिर पर घाव सचमुच कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो अब क्या बेहतर होना चाहिए? बुढ़िया बहुत उलझन में थी। मदद करना चाहती थी लेकिन नहीं जानती थी कि कहाँ मदद करनी है, इसलिए वह केवल चिंता कर सकती थी। टैन ना ने वृद्ध महिला को सांत्वना दी। डॉक्टर ने कहा कि उसके जागने की संभावना बहुत अधिक है, तो चलिए इंतजार करें और देखें। वास्तव में बुढ़िया ने तान नहा का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वह कोई जीवन रक्षक तिनका हो। अध्याय 1340। तन नहा ने बहुत दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ। उसने बिस्तर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बिस्तर पर लेटा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कि वह सो रहा हो। यहाँ तक कि बुढ़िया भी बहुत दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। टैन नहा को नहीं पता था कि उसके दिल में क्या भावनाएं हैं। वह नहीं जानता था कि वह कब जागेगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि टू ट्राम फिर से बीच में फंस जाए। अगर वह जल्द ही जाग सकता है, तो मैं उसे सरोगेट खोजने देने को तैयार हूँ। उसने अपनी सीमाएं पार कर ली। वह मूल रूप से किसी और के अपने बच्चे को जन्म देने के विचार को स्वीकार नहीं कर सकती थी, भले ही वह उसका अंडाणु और ट्राम का शुक्राणु संयुक्त हो। बस किसी और का पेट उधार ले रही थी। वह भी असंतुष्ट थी। उनके लिए एक और बच्चा गोद लेना बेहतर होगा।
बुढ़िया बहुत देर तक स्तब्ध रही, आश्चर्यचकित और समझ से बाहर हो गई। उसने तान न्हा का हाथ पकड़ लिया और कांपती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। अब भी बुढ़िया को यह चिंता सता रही है कि उसके परिवार का कोई वारिस नहीं होगा। यह देखा जा सकता है कि बुढ़िया के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि टू परिवार का कोई वंशज है या नहीं। थामबोई जुएन कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा। उसने उनकी बातचीत सुनी। उसने एक गहरी सांस ली। वह अंदर आया। तान न्हा, बुढ़िया को कुछ खाने के लिए बाहर ले जाओ। तुम्हें भी कुछ खाना चाहिए। मैं इस जगह की देखभाल करूंगा। टैन न्हा ने कहा, तुम बुढ़िया को खाने के लिए बाहर ले जाओ, मैं यहीं रहूंगी। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, रात को अभी भी देखना है, थक जाओगे। मेरी बात सुनो, जाकर आराम करो, कुछ खाओ और शाम को वापस आ जाना। थामबोई जुएन ने उसे खींच लिया। टैन न्हा केवल यह कहते हुए सहमत हो सकीं, तो क्या आप खाने के लिए कुछ चाहते हैं? मैं इसे आपके लिए लाऊंगा, मैं वापस जाकर खा सकता हूँ। थामबोई जुएन ने सोचा कि तांग डू घर पर रहेगा। तन न्हा ने कहा, ठीक है। उसने बूढ़ी औरत की मदद की। थामबोई जुएन ने देखा कि वे चले गए हैं। दरवाजा बंद कर दिया, बिस्तर पर चली गई और ट्राम को थप्पड़ मारा। दिखावा करना बंद करो। वह चला गया है। वह वास्तव में टू ट्राम की मस्तिष्क सर्किटरी की प्रशंसा करता था। इस तरह घायल होने के बाद वह ऐसा विचार लेकर आया। उस रात वह और टोंग कानाहाओ यहाँ इंतजार कर रहे थे। जब वह ऑपरेटिंग रूम से बाहर आए तो वह पहले से ही खतरे से बाहर थे। ट्राम ने भौहें चढ़ाकर कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो दर्द होगा। वह घायल जरूर थे, चोट काफी गंभीर थी, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं था और वह बेहोश नहीं थे। यह सब उसकी योजना थी। वह चाहता था कि तान न्हा और बूढ़ी औरत हार मान लें। हालांकि तान न्हा हार मानने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने अपने दिल में आह भरी, उसे तान न्हा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थामबोई जुएन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। अपने गुण को देखो, ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अभी भी तान न्हा ही थी जो सबसे पहले नरम हुई। मेरी बूढ़ी औरत का दिल पत्थर की तरह कठोर था। भले ही मैं ऐसा हो गया हूँ, फिर भी मैं जाने से इनकार करता हूँ। थामबोई जुएन ने उसे चिढ़ाया, जब तुम्हें लाभ मिले तो दिखावा मत करो, मुझे मत चोदो, बहुत दर्द होता है। ट्राम की त्योरियां चढ़ गईं और वह दर्द से चिल्लाने लगी। थामबोई जुएन ने जाने दिया और पूछा, आप कब जागने की योजना बना रहे हैं? आपका इरादा पूरा हो गया है। ट्राम ने सोच समझकर कहा, वास्तव में इसे थोड़ा और वास्तविक बनाने के लिए मैं इतनी जल्दी नहीं जाग सकता, अन्यथा उन्हें पता चल जाएगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। इसलिए मुझे 2 या 3 दिन और इंतजार करना होगा। थामबोई जुएन ने उसकी ओर देखा। अरे लड़के, तुम कोई विचार कैसे सोच सकते हो? मैं स्मार्ट हूँ, क्या आप समझते हैं? वह स्मार्ट है। ट्राम अब बहुत संतुष्ट है और भविष्य में उसे सुंदरता को गले लगाने के लिए क्रोधित नहीं होना पड़ेगा। मैं अब तान न्हा और बूढ़ी औरत को बताऊंगा। मैं तुम्हें अपनी बड़ाई करने दूंगा। थामबोई जुएन ने जाने का नाटक किया। ट्राम ने उसे पकड़ा। मत जाओ, मत जाओ, मैं गलत था, यह सही है, ठीक है। जब आप बेहतर हो जाएं, तो आपको मुझे 1982 में रात्रिभोज पर आमंत्रित करना होगा और लाफाइट पीना होगा। थामबोई जुएन को अभी भी याद है कि आखिरी बार उसने उसे कब मारा था और अब उसके पास उसे फिर से मारने का मौका है। ट्राम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भी 2 बोतल पीने के लिए आमंत्रित करूंगा। बड़ी समस्या हल हो गई। इतने कम पैसे खर्च करने का क्या मतलब?